आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 साइंस के टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए, आप लोगों का साइंस का जो एग्जाम है 12 अप्रैल को, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और मैं भी आप लोगों को धाकर तैयारी कराने वाला हूँ। देखिए, हमारा हिंदी का जो भवंडर सीरीज था पूरा पूरे भवंडर मचा के रख दिया है, तो इसी प्रकार से साइंस का भी भवंडर सीरीज आने वाला है। केवल आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और जो जो चीज चाहिए आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 40 प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं हमें बताने हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होता है, ठीक है, दो नियम होता है। तो ये पहला नियम क्या कहता है कि जो हमारा आपतित किरण होता है और जो परावर्तित किरण होता है और जो आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है। तो यही होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, याद रखिए, देखिए बात बहुत सिंपल है, इसमें आशी प्रतिबिंब बनता है। अब आप लोग बोलेंगे सर आशी माने क्या, तो देखिए आशी माने होता है, आ माने हो गया आपका आभासी और सी माने हो गया सीधा, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। तो यहाँ पर आभासी वाला दिया गया, मतलब ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। अभी मैंने आपको बताया कि जो समतल दर्पण होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है आशी बनता है, आशी आशी बन क्या हो गया, आभासी और सीधा। तो यहाँ पर सीधा का बात हो रहा है, देख लीजिए सीधा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है कि नहीं है, तो सीधा किस में बनता है, समतल में बनता है। इसलिए 3 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखिए उत्तल दर्पण में भी हमारा कैसा बनता है, तो आशी ही बनता है। उत्तल दर्पण में भी कैसा बनता है, आशी ही बनता है, यानी कि आभासी और सीधा ही बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर ये आशी तो होता है और साथ ही साथ छोटा भी होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमेशा सीधा ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए हमारा एक सूत्र होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है आर बटा 2। एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2। तो ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की कितनी, आधी है, आधी वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि गोलीय दर्पण में जो फोकस अंतर होता है यानी कि जो एफ होता है फोकस दूरी होता है और जो वक्रता त्रिज्या आर होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है हमें बताना है। तो देखिए इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है आर बराबर होता है 2f, ठीक है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, या फिर एफ बराबर आप बोल सकते हैं कि आर बटा 2। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रहे चाहे ये वाला रहे, सब सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, देखिए 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 25 मीटर है, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए देख लीजिए 25 सेंटीमीटर कहाँ पर दिया गया है, वही होगा सही उत्तर। देखिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, तो पक्षांभी द्वारा किया जाता है। 8 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है कि मानव नेत्र में लेंस होता है, किस चीज का होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कैसा, उत्तल लेंस होता है। तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र द्वारा जो भी मतलब प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वायु बनाता है। वायु यानी वास्तविक और उल्टा। क्या? वास्तविक और उल्टा। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटा भी बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा दिया है, हाँ तो वास्तविक और छोटा वाला दिया है ना, तो ये हो जाएगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि वास्तविक बड़ा, ये होगा नहीं। ये आभासी आभासी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर वास्तविक बनता है और यहाँ पर छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। तो मानव नेत्र का जो दूरबिंदु होता है अनंत होता है, अनंत, याद रखिएगा अनंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। यहाँ पर क्या है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए एक तो है आपका निकट, एक है आपका निकट और एक है आपका दूर, ठीक है। देखिए इसमें 3 ठो शब्द है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, मैंने 3 ठो अक्षर है इसमें। इसमें 1 ठो 2 ठो 2 ठो अक्षर है, ठीक है। मैंने इसमें अधिक अक्षर है, इसमें अधिक मैंने इसमें ज़्यादा अक्षर है और इसमें कम अक्षर है। इतना तो बात समझ में आ रहा है। ये छोटा है जैसा है और ये बड़ा जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे आइए, अब देखिए उत्तल और अवतल को देखिए। ये उत्तल और ये हो गया अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल को देखिए, तो उत्तल और अवतल में ये हमारा छोटा वाला है और ये हमारा बड़ा वाला है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर हमारा निकट वाला बड़ा था, निकट वाला बड़ा था और यहाँ पर हमारा अवतल वाला बड़ा है। तो बड़ा बड़ा के साथ यानी निकट का जो यहाँ पर इलाज होता है अवतल लेंस की मदद से होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए निकट यहाँ पर हमारा बड़ा शब्द है और यहाँ पर अवतल हमारा बड़ा शब्द है। उसी प्रकार से जो दूर है, ठीक है, दूर, तो दूर हमारा छोटा शब्द है और उत्तल भी हमारा छोटा है, तो दूर का उत्तल हो जाएगा और निकट का अवतल हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देख लीजिए कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि उत्तल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया गया है कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस। कैसा लेंस? द्विफोक्सी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस भी हम लोग इसको बोलेंगे। द्विफोक्सी लेंस से इसको दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विफोक्सी लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या दिया गया? देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देख लीजिए कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब भी वृद्धि होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे या फिर ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण तो दिया नहीं, उपचयन दिया। मारिए टिक। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसका हमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। मैंने आपको कल ही ट्रिक बताया था कि तीर चिन्ह की अगर इस साइड में अगर एक ही रहेगा तो हो जाएगा संयोजन। देखिए एक ही है इसलिए क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। 17 का सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको बोला जाता है अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब जब ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का जब योग होगा तो होगा उपचयन और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तब हो जाएगा अपचयन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया? देख लीजिए कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स जो तत्व एक्स है उसका नाम क्या है बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा कॉपर। क्या नाम हो जाएगा? कॉपर। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CU इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, किस कलर की होती है? देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चमकीला उजला टाइप का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर ZnCuSO4 है, ZnSO4 प्लस Cu। देखिए मैंने कल ही आपको ट्रिक बताया था। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक तत्व है, दूसरा यौगिक है और जगह का भी अदला बदली कर रहा है। जो तत्व और यौगिक रहेगा और जगह का अदला बदली करेगा तो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है? देख लीजिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जब श्वसन से क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर ऊर्जा बन रहा है। तो जब भी ऊर्जा बनेगा तो वह उष्मा क्या हो जाएगा? क्षेपी हो जाएगा, ठीक है। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उष्मा क्षेपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होता है? देखिए धोने का सोडा है तो इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। Na2CO3 डॉट एक ठो फिर 10H2O,
ये हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। देखिए 7 होता है उदासीन विलयन का, 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 से अधिक होता है क्षारक का। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका सूत्र। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है कि जल का पीएच होता है, तो देख लीजिए जल का पीएच कितना होता है, जल का पीएच यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सभी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए सब आवश्यक है, इनके CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि एक पादप परजीवी है, पादप परजीवी यहाँ पर क्या है आपको बताना है, तो अमरबेल, अमरबेल जो है एक पादप परजीवी है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते क्या है, किसके प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, तो DNA इसका सही उत्तर हो जाएगा। DNA इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, कहाँ होता है, तो DNA अणुओं में होता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या है कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है। 33 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे लीजिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब मुकुलन द्वारा किस में होता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, याद रखिएगा ईस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि प्लेनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है, तो पुनरुद्भवन बोलिए या फिर पुनर्जनन बोलिए, इसी विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर हमें क्या दिया गया, देख लीजिए कि उड़हुल किस प्रकार का एक पुष्प है, तो एक द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में हमारा मुकुलन विधि से होता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ, केंचुआ जो है वो एक उभयलिंगी जंतु है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं क्या कहलाते हैं, पुंकेसर, बाह्यदल या वर्तिकाग्र, तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ होता है, तो अंड क्या होता है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। यहाँ पर 40 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, और इसी प्रकार से आप वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, वही चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।